नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर्स पर। ये पूरी आधुनिक भारत इतिहास की सीरीज चल रही है। उसी में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, और हम आईएनए के बारे में भी जानेंगे। इससे पहले मैंने सुभाष चंद्र जी की पूरी जीवनी के बारे में डिस्कस किया हुआ है। मेरी विशेष रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने वो पुराना वाला वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। उससे पहले के सभी टॉपिक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं और चैनल पर मौजूद हैं, आप उन्हें वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम ये शुरू करेंगे किस तरीके से गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। वैचारिक मतभेद का मतलब यही है कि जब ये 1939 में कांग्रेस के अधिवेशन में जब अध्यक्षता के पद के लिए ये जीत जाते हैं 203 मतों से, उसके बावजूद भी 29 अप्रैल 1939 को ये क्या करते हैं, कांग्रेस के जो अध्यक्ष पद होता है उससे ये इस्तीफा दे देते हैं। क्योंकि गांधी जी का कहना था, गांधी जी ने इनके विपक्ष में जो खड़ा किया था वो किया था पट्टाभी सीतारमैया को, और जब सीतारमैया हार जाते हैं तो गांधी जी उस समय पर कहते हैं कि ये केवल और केवल सीतारमैया की हार नहीं है, ये हार मेरी हार है। मतलब गांधी जी ने उनकी हार को अपनी हार से जोड़ लिया था। इस चीज़ को देखते हुए सुभाष चंद्र बोस को ये बात बहुत नागवार गुजरी और उन्होंने इतने मतों से 203 मतों से जीतने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, उस कांग्रेस के अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। क्योंकि इनके कार्य करने का तरीका अलग था। ये कह रहे थे उस समय पर कि जब द्वितीय विश्व युद्ध की कंडीशन बन रही है तो क्यों ना भारत अपनी भी आज़ादी के लिए एक संग्राम को तेज कर दे, अभियान को और तेजी से करे। और जबकि वहीं गांधी जी का ये कहना था कि नहीं, ये समय उचित समय नहीं है, जब ब्रिटिश सरकार परेशानी में है तब हमें उनका ना तो साथ देना चाहिए और ना ही हमें उनका किसी भी तरीके से उनका विरोध करना चाहिए। तो इस तरीके की इनकी जो सोच थी कि दुश्मन जब परेशानी में हो तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। मतलब रास्ता अगर हमें वही तय करना चाहिए, अगर हमें किसी पवित्र मंजिल को प्राप्त करना है तो रास्ता भी पवित्र होना चाहिए। वहीं सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के साथ कितना बुरा व्यवहार किया है, कितनी दमनकारी नीतियां अपनाई हैं, हमारे कितने महत्वपूर्ण नेताओं के साथ या हमारे महत्वपूर्ण लोगों के साथ कितना बुरा व्यवहार किया है, उनको लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। जैसे कि जो मैंने अभी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, लाला लाजपत राय, साइमन कमीशन के विरोध में उन पर लाठियों का प्रहार कितनी बुरी तरीके से किया गया था। तो ये सारी पृष्ठभूमि मैंने आपको थोड़ी सी बता दी है। बाकी आप वीडियो को प्लीज जरूर देखें, उसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मिलेंगे सुभाष चंद्र बोस जी से जुड़े हुए। सुभाष चंद्र बोस जी ने 3 मई 1939 को, कब, ये एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है, 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी पार्टी का गठन किया था। कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, यह गठन सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। उसके कुछ दिन बाद ही इनको कांग्रेस से ही निकाल दिया गया था। बाद में मैंने बताया कि ये सारे रीजंस क्यों बने थे और क्यों इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था और किस तरीके से ये वहां से हट गए थे या फिर इन्हें निकाल दिया गया था। बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक अपने आप में एक स्वतंत्र पार्टी बनी। ये इतने प्रभावशाली व्यक्ति थे, इन्होंने इतना ज्यादा काम किया है अपने देश के लिए और अपने जो राष्ट्रवादी नेता थे उनके साथ मिलकर भी, और बाद में जब उन लोगों ने समर्थन नहीं किया कुछ लोगों ने, तो उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी राह को नहीं छोड़ा और इनका एक ही मकसद था कि हमें ब्रिटिश से भारत को आज़ाद कराना है। इसके लिए इन्होंने किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे और इन्होंने बहुत ही मेहनत की इसके लिए। अभी आप पढ़ेंगे ना, अभी जो मैं बता रही हूँ, एक आपके दिमाग में ना पूरी एक मूवी क्रिएट हो जाएगी। इतना अच्छा इनके जो काम थे, कितने स्ट्रगल से भरे हुए थे, कितनी मेहनत की थी इन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए। पर अफसोस की बात यह है कि फिर भी आज हमें बहुत ज़्यादा तथ्य इनके बारे में आसानी से अवेलेबल नहीं होते हैं, तो इसके बारे में आज हम पूरा इसमें जान रहे हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले ही फॉरवर्ड ब्लॉक ने स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक तीव्र करने के लिए जन जागृति शुरू कर दी थी। मतलब इन्होंने लोगों को अवेयर करना शुरू कर दिया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान या शुरू होने से पहले ही कि भारत के लिए अब हमें क्या काम करना है, अपनी आज़ादी के लिए हमें क्या काम करना है। जब ये 3 सितंबर 1939 को मद्रास में थे, तो 3 सितंबर 1939 को मद्रास में सुभाष को ब्रिटेन और जर्मनी
किसके युद्ध की इंफॉर्मेशन मिलती है? ब्रिटेन और जर्मनी में युद्ध छिड़ने की सूचना मिलती है इनको। उन्होंने घोषणा की कि अब भारत के पास सुनहरा मौका है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि अब भारत के पास सुनहरा मौका है, उसे अपनी स्वतंत्रता के लिए अभियान को और तेज कर देना चाहिए। और इसी के लिए 8 सितंबर 1939 को युद्ध के प्रति पार्टी का रुख तय करने के लिए, मतलब पार्टी मतलब कांग्रेस का रुख तय करने, फॉरवर्ड ब्लॉक का रुख तय करने के लिए इनको आमंत्रित किया गया था। किसमें? कांग्रेस कार्य समिति में। ये जो इस समय ये फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर चुके थे, लेकिन इनकी अपनी पार्टी नहीं, इसको कांग्रेस कार्य समिति में इनको बुलाया गया था। बुलाने के बाद क्या होता है, वो जो इन्होंने जो इस्तीफा दिया था वो दिया था 29 अप्रैल 1939 को। अप्रैल के बाद 3 सितंबर को इनको वापस से वहां बुलाया गया, कांग्रेस कार्य समिति में इनको बुलाया गया। लेकिन इन्होंने अपनी राय के साथ यह संकल्प भी दोहराया था कि अगर कांग्रेस यह काम नहीं कर सकती तो फॉरवर्ड ब्लॉक अपने दम पर ही ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अभियान तय कर लेगा और शुरू कर देगा। मतलब अगर कांग्रेस को नहीं करना है ऐसा काम तो ना करे, लेकिन मैं इस काम को अवश्य शुरू करूंगा और अपने पूरे दम पर करूंगा। और फिर अगले साल जुलाई में क्या होता है, कलकत्ता में स्थित हॉलवेट स्तंभ एक अंग्रेजों की एक कहते हैं ना प्रतिभा की एक मतलब ऐसी एक चीज थी कि जिसके लिए एक प्रतीक था, ये कि गुलामी का प्रतीक क्या था, भारत की गुलामी। इससे क्या सिद्ध होती थी, भारतीयों की गुलामी। हॉलवेट स्तंभ को सुभाष की युद्ध ब्रिगेड ने रातों रात इस स्तंभ को मिट्टी में मिला दिया था। मतलब जो एक स्तंभ था जो गुलामी का प्रतीक दर्शा रहा था भारत को, वो पूरी तरीके से इसको मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया और इसको गिरा दिया। और स्वयंसेवक उसकी नींव की एक एक ईंट उखाड़ कर ले गए। मतलब उसकी बहुत बुरी हालत कर दी, बिल्कुल उसको तोड़ फोड़ के एकदम बर्बाद कर दिया था। और उन्होंने कहा कि अभी तो ये शुरुआत है, ये एक प्रतीकात्मक शुरुआत है। इसके माध्यम से सुभाष ने यह भी संदेश दिया था कि जैसे उन्होंने यह स्तंभ धूल में मिला दिया है, उसी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य की भी वो ईंट से ईंट बजा देंगे। मतलब ये चीज देखिए आप कि किस तरीके से उन्होंने कितने अच्छे से काम किया और कितना ज़्यादा उनके अंदर उत्साह था इस चीज़ को करने के लिए, और कितने लोग उनके समर्थन में थे जो इन लोगों ने ऐसा काम किया। इसके बाद अंग्रेज सरकार ने, जाहिर सी बात है, जब कोई भी नेता ऐसा काम करता था तो उसका एक ही दंड होता था, सुभाष सहित फॉरवर्ड ब्लॉक के सभी मुख्य नेताओं को कैद कर लिया गया। चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन हो, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, चाहे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, सभी आंदोलनों में मैंने देखा जब भी कोई प्रतिक्रिया होती थी उसके अगले ही दिन सारे नेताओं को, जो मुख्य नेता होते थे, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो इसमें भी ऐसे ही हुआ कि सुभाष चंद्र सहित फॉरवर्ड ब्लॉक के सभी मुख्य नेताओं को कैद कर लिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष जेल में निष्क्रिय नहीं रहना चाहते थे। इतने बड़े लीडर थे, ये सोचो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, वो चाह रहे थे कि इस मौके का हम फायदा उठाएं, और उनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया। अब वो कैसे शांत बैठेंगे? उस व्यक्ति के मन की भावनाओं को अगर आप समझने की कोशिश करें, जो इतना क्रांतिकारी है, या उनके मन में इस तरीके के विचार हैं कि मुझे कैसे भी करके अपने देश को आज़ाद कराना है और अपने देश के लिए मर मिटने को वो तैयार बैठे हैं। और उनको केवल जेल में बंद करने से क्या उनके दिमाग की मतलब उनको क्या लग रहा होगा कि मैं कैसे इन चीज़ों को इसको तोड़ूं और कैसे मैं बाहर आऊं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वो बिल्कुल भी निष्क्रिय नहीं रहना चाहते थे। सरकार को उन्हें रिहा करने पर मजबूर करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक ही ऑप्शन होता था उस समय पर कि भाई जेल में आमरण अनशन शुरू कर दो। अच्छा, नेता इतने बड़े थे ये कि अगर आमरण अनशन शुरू कर दिया तो जब इनकी हालत खराब होगी तो सरकार उन्हें चाह कर भी अंदर नहीं रख सकती कैद में, उन्हें रिहा करना पड़ेगा। रीज़न क्या होता था देखिए, क्योंकि अगर इतना बड़ा कोई भी नेता, गांधी जी इतनी बार जेल गए, इतनी बार उन्होंने भूख हड़तालें करी, लेकिन कभी भी गांधी जी को मरने नहीं दिया गया। रीज़न क्या था कि अगर इतना बड़ा नेता कोई भी जेल के अंदर मर जाएगा या जेल के अंदर उसके साथ कोई भी घटना घटित हो जाएगी तो क्या होगा, पूरी जनता, इतना आक्रोश हो जाएगा जनता में कि ब्रिटिश सरकार कितना दमन करेगी। दमन करने की भी एक हद होती है ना। जो 1942 का आंदोलन होता है, भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें सरकार इसीलिए तो बाद में परास्त होती हुई नजर आती है जब वो खुद द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ रही होती है। फिर जब ब्रिटेन की हार भी होती है, मतलब बहुत बड़ी शक्ति बन के नहीं उभर पाता है। तो ब्रिटेन क्या चाहता था कि किसी भी तरीके से अगर ऐसी सिचुएशन हमारे सामने अभी आएगी, उससे पहले यही है
कि भाई हम कुछ ना कुछ ठीक ठाक इन लोगों के साथ कर दें। तो इन्हीं जो चीज़ें थी, जनता के आक्रोश से बचने के लिए वो क्या करते थे, रिहा कर देते थे, भाई अब जाओ। पर रिहा तो कर दिया, लेकिन सरकार इनको बिल्कुल भी खुले में नहीं रखना चाहती थी। अब उसने क्या किया कि सुभाष युद्ध के दौरान मुक्त रहे, इसलिए सरकार ने इन्हें उनके ही घर पर नज़रबंद कर दिया। ठीक है, मैं इन्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन ये नज़रबंद रहेंगे। नज़रबंद का मतलब हर वक्त सिपाही दरवाजे पर खड़े रहेंगे और इनकी हर एक्टिविटीज़ पर ध्यान रखेंगे। तो कड़ा पहरा बिठा दिया, लेकिन इसके बाद भी ऐसे नज़रबंद नहीं रह सकते थे। जो इतना बड़ा नेता होगा, जो देश की आज़ादी के सपने देख रहा होगा, वो 2-4 सिपाहियों से दब जाएगा क्या, या फिर वो छुप जाएगा, या उसकी मानसिकता को वो दबा लेगा? नहीं, इन्होंने के बावजूद भी इतना बड़ा स्टेप लिया, बिल्कुल इस बात से निडर रहे कि अगर मैं दोबारा पकड़ा गया तो मेरा क्या होगा। इन्होंने अपने भतीजे, इनके बड़े भाई के बेटे जो थे, भतीजे शिशिर के साथ इन्होंने कोलकाता से दूर गोमो तक पहुंचे और वहां से फ्रंटियर मेल पकड़कर वे पेशावर पहुंचे। ये देखिए, अब यहाँ से इनका एक सफ़र शुरू होता है। बहुत ही मज़ेदार सफ़र है। आप इसको अगर बिल्कुल मूवी की तरीके से रियलाइज़ करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इन्होंने अपने भतीजे के साथ ये मिलकर कोलकाता से दूर गोमो तक पहुंची और वहां से इन्होंने फ्रंटियर मेल पकड़ ली और वहां से ये भाई पेशावर पहुंच गए। वहां पहुंचकर इनकी मुलाकात होती है फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सहकारी से। कौन? मियां अकबर शाह से। ठीक है, अब कैसे कड़ी से कड़ी जुड़ती गई और ये कैसे आगे चलकर जर्मनी के हिटलर तक मिलते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। इनकी मुलाकात, अब ये व्यक्ति मिले अकबर शाह, इन्होंने जोड़ा इनको किससे? कीर्ति किसान पार्टी के एक नेता भगत राम तलवार से। भगत राम तलवार अच्छा क्या थे? एक बड़े जासूस थे, जो ये सारी जगह की इंफॉर्मेशन रखते थे कि कौन कहाँ पर क्या सिचुएशन है, क्या घटनाएं घटने वाली हैं, क्या ब्रिटिश सरकार कर रही है। इस सारे तरीके की इनके पास बहुत सारी खुफिया मतलब बातें पूरी रहती थी। तो ये एक बहुत बड़े जासूस थे। और अब भगत राम, इन लोगों ने क्या प्लान किया कि भगत राम तलवार के साथ जो बन गए रहमत खान और पठान, रहमत खान नाम के पठान, और सुभाष उनके गूंगे बहरे चाचा बनकर पेशावर पहुंचे। अच्छा, ऐसा इन्होंने क्यों किया था? इसलिए किया था क्योंकि इन्हें वहां की अफगानिस्तान की भाषा नहीं आती थी। अगर ये कुछ बोलते तो ये पकड़े जाते। तो इन्होंने सोचा कि भाई मैं तुम्हारा गूंगा बहरा चाचा बन जाऊंगा और जो कुछ भी रिप्रेजेंट करना है तुम्हें करना है, वो हम पहले से डिसाइड कर चुके हैं। तो अफगानिस्तान की राजधानी ये काबुल पहुंचते हैं। अब ये गूंगे बहरे चाचा बन गए। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की ओर निकल पड़े। पूरा रास्ता इन लोगों ने सोचा कैसे तय किया। आज के समय में एक इंसान को बोल दो कि आप 5 किलोमीटर पैदल चले जाओ तो जा नहीं सकता है। उस समय पर इन्होंने पूरा पैदल चलकर काबुल तक इन्होंने रास्ता तय किया। काबुल पहुंचकर ये कहाँ रहे? ये कहते हैं एक उत्तम चंद मल्होत्रा नाम के एक व्यक्ति थे जो भारतीय व्यापारी थे, उनके घर में ये वहाँ पर रहे। और वहाँ रहकर ये चाहते क्या थे? 2 महीने तक वहाँ थोड़ा ना रहना चाहते थे ये, लेकिन मजबूरी इनकी ये हो गई थी कि इन्होंने जो योजना बनाई थी वो थोड़ी सी असफल हो गई थी। ये चाह रहे थे कि हमें रूस दूतावास तक जाने का कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन इसमें ये असफल रहे। और फिर इन्होंने क्या किया कि जर्मनी और इटली के दूतावास में प्रवेश पाने में सफल रहे। इनने सोचा कि ठीक है, चलो हम वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं तो किसी भी तरीके से हम जर्मनी और इटली तक ही पहुँच जाएं, उसके बाद हम रूस मास्को चले जाएंगे। तो इस तरीके के इन्होंने एक पूरी अपनी प्लानिंग बनाई और इसमें ये सफल हो गए। बाद में इन्होंने क्या किया, ऑरलैंडो मेजोंटा नामक इटालियन व्यक्ति बनकर सुभाष काबुल से निकलकर रूस की राजधानी मास्को होते हुए जर्मनी की राजधानी कहाँ पहुंचे? बर्लिन पहुंचे। अच्छा, जब ये काबुल में थे, अफगानिस्तान से जब पहुंच रहे थे वहाँ पर, तो वहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी होता है, थोड़ा सा उसको इन पर शक हो जाता है। तो एक बार जब इन्होंने एग्ज़ाम पास किया था तो इनके पिताजी ने इनको सोने की घड़ी दी थी। कौन सा एग्ज़ाम पास किया था? ICS का एग्ज़ाम। जब इन्होंने ICS का एग्ज़ाम पास किया था तब इन्हें ये वो घड़ी मिली थी। लेकिन जब ये यहाँ अफगानिस्तान काबुल में रहने की बात करते हैं, उस समय पर इतना पैसा तो नहीं होता था कि कहीं पर भी किराए से रह लो या आप कुछ भी कर लो। तो एक कहते हैं ना, पैसे
मतलब दे के, पैसे थे नहीं इनके पास ज़्यादा, तो इन्होंने वो सोने की घड़ी जो थी एक तरीके से उस बंदे ने इनकी लूट ली थी, ले ली थी। और उस समय पर ये क्योंकि बोल नहीं सकते थे, गूंगे बहरे बने हुए थे, अगर कुछ बोलते तो इनके सारे और भेद खुल जाते, तो चुपचाप बिल्कुल सहते हुए इस बात को, ये कहते हैं ना जैसे खून का घूंट पी जाना, इनके पिताजी की इनके पास एक ये बहुत महत्वपूर्ण निशानी थी, तो वो उस समय पर छिन जाती है। अब ये जर्मनी होते हुए जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंच गए। अब जर्मनी जाना इनका मकसद था, वो सुनिए क्यों मकसद था जर्मनी जाना तो चाह रहे थे ये रूस, लेकिन चलो नहीं जा पाए वहाँ। फिर इसके बाद इन्होंने मास्को होते हुए आए जर्मनी, और इन्होंने एक क्या काम किया, यहाँ भाई हिटलर से मिलना चाहते थे ये। जर्मनी के सुभाष चंद्र बोस जो थे, वो जर्मनी के सर्वोच्च नेता एडोल्फ हिटलर से मिले। कब मिले? 29 मई 1942 को। आखिरकार इनकी ये पूरी जो रास्ता थी या ये पूरी मेहनत थी एक तरीके से सफल हो गई। अच्छा, ये क्या कर रहे थे, क्यों बाहर घूम रहे थे और क्यों ऐसा कर रहे थे? क्योंकि जो देश ब्रिटेन के विपक्ष में थे, उनसे ये समझौतावादी नीति अपना रहे थे कि भाई हमारा समर्थन करो, हम अपनी विजय पाना चाहते हैं। तो इसी के लिए ये भारत की मदद के लिए आए और इन्होंने यहाँ से मदद मांगी, लेकिन हिटलर ने इनकी बात में कोई विशेष रुचि नहीं ली। सोचिए, जर्मनी यूरोप कंट्री का एक देश था, वो सोच रहा था क्या करना मुझे भारत से, उसे उससे कोई मतलब नहीं था, और कहा कि यहाँ से हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। उसने साफ साफ कह दिया हिटलर ने कि हम यहाँ से आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं अपने लिए कुछ भी मदद कराना तो आप जाएं, क्योंकि उस समय पर द्वितीय विश्व युद्ध में जापान, जर्मनी ये सब एक तरफ थे। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे मित्र जापान से चाहें तो कुछ मदद ले सकते हैं, और वो आपके पास भी है। और इसके बाद जब इन्होंने ऐसा कह दिया तो इन्हें समझ में आ गया कि भाई जर्मनी तो हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। तो इनको समझ में आया, इन्होंने कहा ठीक है हम। उसके बाद ये 8 मार्च 1943 को जर्मनी के कील बंदरगाह में अपना साथी आबिद हसन सफरानी के साथ एक जर्मन पनडुब्बी में बैठकर पूर्वी एशिया की ओर निकल गए। एक चीज सोचिए, ये पनडुब्बी कहाँ से आई? ऐसा तो था नहीं कि इनका इतना ज्यादा बोलबाला था जर्मनी में कि इनके लिए पनडुब्बी बन के तैयार हो जाती और ये चल देते, नहीं। जब जर्मनी के हिटलर ने इनको मना किया तो इन्होंने कहा ठीक है, लेकिन आप हमारे पहुंचाने का बंदोबस्त तो कर सकते हैं वहां तक। तब इन्होंने कहा कि ठीक है, मेरी जो पनडुब्बी है वो बहुत दूर तक नहीं, उसी एरिया तक जा सकती है जहां तक कि ब्रिटिश की सेनाएं शुरू होने से पहले हम आपको छोड़ेंगे वहां तक। एशिया में फिर जहां जापान की लगेगी, जापान की पनडुब्बी फिर आगे आपको वहां तक ले जाएगी। तो इस तरीके की प्लानिंग की गई और इनको वहां तक पूर्वी एशिया तक पहुंचाया गया। अब किस तरीके से पहुंचाया गया? जर्मन पनडुब्बी में बैठकर पूर्वी एशिया की ओर निकल गए, और यह पनडुब्बी उन्हें हिंद महासागर में कहाँ छोड़ा इसने? मेडागास्कर के किनारे पर इनको छोड़ दिया। फिर इसके बाद ये दोनों लोग अब क्या करते? समुद्र में तैरकर कुछ दूरी पर समुद्र में तैरना पड़ा, क्योंकि ब्रिटिश की वहां पर सीमाएं थी, वहां अंदर जा नहीं सकते थे। तो जापानी पनडुब्बी तक ये पहुंचे। अब आगे क्या था? आगे इनको जापानी पनडुब्बी ने आगे पहुंचाया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय किन्हीं भी दो देशों की नौसेनाओं को पनडुब्बियों के द्वारा नागरिकों को यह एकमात्र अदला बदली हुई थी। मतलब पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध के समय इतनी बड़ी अदला बदली कि एक नागरिक के लिए इतना बड़ा काम किया गया हो। यह जापानी पनडुब्बी उन्हें इंडोनेशिया के पदांग बंदरगाह तक पहुंचाकर आई थी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी कि पूरी पनडुब्बियां भेज दी गई एक व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए। ये एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन अब फिर भी इनको पहुंचा दिया गया वहां पर। अब जब ये पूर्वी एशिया पहुंचे तो ये सबसे पहले किससे मिले? एक बहुत बड़े मतलब वयोवृद्ध क्रांतिकारी रासबिहारी बोस से मिले। इनके बारे में मैंने पहले पूरा बताया है, जो पुराने वीडियोज हैं उनमें जाकर आप उसे देख सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। जब ये वहाँ भारत में पकड़ने की स्थिति बनती है, जिन्होंने बम फेंका था उस टाइम पर, तो ये सीधे कहाँ चले आते हैं? ये जापान चले आते हैं। तो पूर्वी एशिया पहुंचकर सुभाष ने सर्वप्रथम वयोवृद्ध क्रांतिकारी रासबिहारी बोस से मिले और भारतीय स्वतंत्रता परिषद का नेतृत्व इन्होंने वहां पर संभाला। सिंगापुर के एडवर्ड पार्क में रासबिहारी बोस ने स्वेच्छा से स्वतंत्रता परिषद का नेतृत्व सुभाष को सौंप दिया था। इन्होंने इनको एक अपना नेतृत्व पूरा सौंप दिया। इसके बाद जापान के प्रधानमंत्री जनरल हिदेकी तोजो ने नेताजी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्हें सहयोग प्रदान करने का
आश्वासन दिया। मतलब जापान का जो प्रधानमंत्री था उसने कहा ठीक है, हम तुम्हारा इसमें सहयोग करेंगे, क्योंकि सहयोग क्या मांग रहे थे कि ब्रिटेन के विरोध में हमारा सहयोग करो, मतलब ब्रिटेन भारत को आज़ादी जल्दी से जल्दी दिलाए, इस चीज़ में आप मेरा सहयोग करिए। इसके लिए क्या होता है, 21 अक्टूबर 1943 के दिन नेताजी ने सिंगापुर में अस्थायी सरकार की स्थापना की, जिसको धुरी राष्ट्रों ने मान्यता दी थी। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे धुरी राष्ट्र कौन कौन से थे, तो ये बात आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से हुई, इन्होंने अस्थायी सरकार की स्थापना करी और उस सरकार को धुरी राष्ट्रों ने मान्यता दे दी। अब हम देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक एक और, आज़ाद हिंद फौज का गठन किस तरीके से होता है और क्यों ये इतना महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे शेयर भी करें, और ताकि और लोगों तक भी ये पहुंच सके। अब देखिए, इसकी स्थापना का विचार जो था वो सर्वप्रथम किसके मन में आया था, कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह जो थे वो एक ब्रिटिश सेना के अधिकारी थे, भारतीय ब्रिटिश सेना, मतलब थे तो भारतीय, पर भारत की तरफ से जो ब्रिटिश सेना थी उसके ये अधिकारी थे, उसके ये कैप्टन थे। तो सबसे पहले इनके मन में आया था मलाया में, और जापानी सेना के साथ मिलकर ये भारत को आज़ाद कराने का मन इन्होंने बनाया। अब जापान की सेना ने युद्धबंदियों को मोहन सिंह को सौंपना, ये सपना नहीं है, मोहन सिंह को सौंपना प्रारंभ कर दिया था। अच्छा, ये कैसे गुटबंदी बनी उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब सिंगापुर पर जो ब्रिटिश सरकार की तरफ से भारतीय लड़ रहे थे, मतलब ब्रिटिश सैनिक लड़ रहे थे, जो भारतीय थे वो लड़ रहे थे, तो उस समय पर क्या हुआ, जापान ने सिंगापुर पर अधिकार कर लिया। जब जापान ने सिंगापुर पर अधिकार किया तो जाहिर सी बात है जितने भी युद्धबंदी थे जो थे उन लोगों को किसने अधिग्रहण कर लिया, जापान ने अधिग्रहण कर लिया। अब जब जापान ने अधिग्रहण कर लिया तो जापान ने कहा, क्योंकि जापान भी भारत पर आक्रमण करना चाहता था, तो ब्रिटिश भारत पर, तो जापान ने ये सोचा कि क्यों ना, अगर हम अपनी सेना को क्यों लगाएं इसमें, हम इन्हीं की सेना को क्यों ना यूज़ करें। सीधी सी देखिए ना पॉलिसी क्या थी कि भारतीय ब्रिटिश सेना में मिले हुए थे, मतलब थे, तो उन्होंने कहा कि जो भारतीय हैं उन्हीं के द्वारा हम इनको ये वाला लालच देंगे या ये वाली चीज़ बोलें कि भाई अपने देश को आज़ाद कराने के लिए हम तुम्हें सहायता प्रदान करेंगे। तो जापानी भारतीय सेना के हेल्प से भारत पर ही आक्रमण करना चाहते थे, जो ब्रिटिश भारत था उस समय पर। तो इस तरीके की पूरी एक रणनीति बन रही थी। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, अब इसके बाद जापान की सेना ने युद्ध जो बंदी बनाए गए थे वो सभी को सौंपना किसे प्रारंभ कर दिया था, कैप्टन मोहन सिंह को। और आज़ाद हिंद फौज में भर्ती किए जाने लगे थे। ये सारे लोग कहाँ भर्ती हो रहे थे, आज़ाद हिंद फौज में। 40,000 लोग 1942 तक आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए थे। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के समय जापान भारत पर आक्रमण की तैयारी कर रहा था। इसके बाद क्या हुआ था, जापान ने सोचा कि भाई इतनी सेना हमारी बन गई है, अब हम क्या करेंगे, जापान जो है भारतीय सेनाओं के मदद से हम भारत पर आक्रमण करेंगे, जो कि ब्रिटिश भारत है। भारत भी चाह रहा था कि किसी तरीके से हमें आज़ादी मिले या ब्रिटिश को भगाएं हम यहाँ से। तो इन्होंने ये एक विचार बनाया। लेकिन हुआ क्या, तभी मोहन सिंह और जापानी सैनिकों के कप्तान के बीच मतभेद शुरू हो गया। मतभेद क्या था, जापानी सेना केवल 2000 सैनिक चाहती थी, वहीं मोहन सिंह 2 लाख की सेना बनाना चाहते थे। ये चाहते थे कि भाई जो सेना है आज़ाद हिंद फौज की वो किसी भी तरीके से हम हारे ना, क्योंकि इनके पास इतनी कहते ना जापान की मदद से कर तो रहे थे, लेकिन इतना ज़्यादा इनके पास नई सुविधाएं नहीं थी, नए तौर तरीके नहीं थे युद्ध लड़ने के लिए। तो इन्होंने कहा कि हम अपनी सेना को बहुत ज़्यादा मजबूत रखेंगे और जितने ज़्यादा लोग शामिल होंगे उतना ज़्यादा हमें युद्ध जीतने में सफलता होगी। लेकिन वैचारिक मतभेद हो जाते हैं और इसकी वजह से ये चीज़ यहीं पर रह जाती है। इसके बाद अब क्या होता है, एक नए जो व्यक्ति हैं 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंच जाते हैं और इसकी कमान को संभाल लेते हैं। वो कहते हैं कैप्टन मोहन सिंह को तो वहां पर फिर कैद कर लिया जाता है, तो वो तो वहीं छूट जाते हैं। अब उसके बाद ये जो आज़ाद हिंद फौज थी इसका पूरा भार किसके कंधों पर आ जाता है, सुभाष चंद्र बोस के कंधों पर। नागरिक सैनिकों को प्रशिक्षण की व्यवस्था कराना, धन एकत्र करना, ये सारी चीज़ें किसके कंधों पर थी, सुभाष चंद्र बोस के। और इन्होंने क्या किया, महिला
महिलाओं के लिए भी एक दल बनाया जिसे हम झांसी की रानी रेजिमेंट के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आज़ाद हिंद फौज ने जापानी सेना के सहयोग से भारत पर आक्रमण कर दिया। अपनी फौज को प्रेरित करने के लिए नेताजी ने किसका नारा दिया? दिल्ली चलो का नारा दिया। दोनों फौजों ने अंग्रेजों से अंडमान और निकोबार द्वीप जीत लिए। जीतने के बाद क्या होता है, इन द्वीपों को द्वीप आरजी हुकूमतें आज़ाद हिंद के अनुशासन में रहे। नेताजी ने इन द्वीपों को क्या कहा? शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप इनका नाम रखा। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। दोनों फौजों ने मिलकर इम्फाल और कोहिमा पर भी आक्रमण किया, लेकिन बाद में अंग्रेजों का पलड़ा जो था वो भारी पड़ने लगा और दोनों फौजों को क्या होना पड़ा? पीछे हटना पड़ा। 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो पर अपने भाषण के माध्यम से गांधी जी को इन्होंने संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि हमने जापान की सहायता क्यों ली, इसका कारण बताया। और इसी समय इस भाषण के दौरान नेताजी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और गांधी जी ने भी इन्हें नेताजी कहा। इस समय पर गांधी जी को इन्होंने राष्ट्रपिता कहा और गांधी जी ने इन्हें नेताजी कहा। आज जो नाम इन लोगों के हैं, जैसे हम हमेशा सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जानते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नाम है। और अगर महात्मा गांधी को कहें तो राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। वो नाम इन्हें सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। लेकिन जब जापान को द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण करना पड़ा, जापान क्या हो गया? हार गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जब हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा बम गिराए गए तो पूरी तरीके से तहस नहस हो गया था ये। तो आत्मसमर्पण करना पड़ा। तब इन आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को बंदी बनाकर भारत लाया गया। ये सोचिए कि पहले तो वो ब्रिटिश की तरफ से लड़ रहे थे, ब्रिटिश सेना की तरफ से, उसके बाद जब वहां से युद्धबंदी बने तो पहुंचे जापान की शरण में। जापान ने एक गेम खेला, कहा कि हम भारतीयों की सहायता करेंगे और हम तुम सेना में जो हो वो भारत के लिए लड़ो, ब्रिटिश को हम भगाएंगे। वहां पर भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था। उसके बाद सोचिए, क्योंकि अब तो क्या हो गया, जब ये सिचुएशन आई कि द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण करना पड़ा जब जापान को, तो युद्धबंदी जितने भी थे वो सब वापस से ब्रिटेन की शरण में आ गए। तो सोचो उन लोगों पर क्या बीती होगी और ब्रिटेन ने कितना बुरा हाल किया होगा। उस समय पर उन बंदियों को भारत जो लाया गया वो बंदी बनाकर लाया गया और इसके लिए उन्हें कठोर दंड का प्रावधान किया गया। ये बात लोगों को बहुत नागवारा गुजरी थी। इन पर मुकदमा चलाया गया, लेकिन भारत में इसका तीव्र विरोध हुआ, क्योंकि उन्हें पता था कि ये हमारे देश के लिए कितना कुछ करने वाले थे। और इस समय पर भारत की स्थिति भी मजबूत हो रही थी द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होते होते तक। तो ब्रिटेन जो थी वो किसी तरीके से समझौतावादी नीतियों पर आ गई थी। तो ये इसका तीव्र विरोध होता है। अब इसके पक्ष में कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज का बचाव समिति का गठन किया और आर्थिक सहायता के लिए आज़ाद हिंद फौज राहत का भी गठन किया। सैनिकों के पक्ष में ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आज़ाद हिंद फौज के जो युद्धबंदी थे उनके पक्ष में किस किस ने मुकदमा लड़ा था। तो भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, जवाहरलाल नेहरू, आसफ अली इनके बचाव में इनके पक्ष से मुकदमा लड़ रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद नेताजी कोई नया रास्ता ढूंढना चाहते थे और जो कि जरूरी भी था। उन्होंने रूस से सहायता मांगने का निश्चय किया। अब उन्होंने सोचा कि जर्मनी जापान तो हो गया पर हमें कुछ सहायता नहीं मिली, शायद हमें कुछ रूस से सहायता मिले। लेकिन 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे। इस सफ़र में इसके दौरान वो लापता हो गए। उस दिन के बाद से उनको कभी किसी ने नहीं देखा। ये एक ऐसा तथ्य है जिसके बारे में अभी तक कोई श्योर नहीं है कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। कोई इस चीज़ को नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं, बहुत सारी कमेटी बनी, कांग्रेस के टाइम पर भी बनी, कि कई बार ये कहा गया कि कोई विमान उड़ा ही नहीं था, कई बार ये कहा गया कि विमान उड़ा था पर विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ था। बहुत सारी अटकलें हैं, लेकिन सही रिपोर्ट आज तक शायद इनके बारे में कभी सामने आ नहीं पाई या दिखाई नहीं गई। जो भी रीज़न है हम उस बारे में नहीं जानते, लेकिन जो हमने पढ़ा और देखा उसको हमने आज आपके साथ पूरा डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को
को प्रेस करें। इस पूरे PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसे वहाँ से देख सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।